अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है केयर ऑफ ए डाइंग पेशेंट। तो पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ डाइंग, स्टेजेस ऑफ डाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग पेशेंट। नाउ वी विल सी अबाउट साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ। मतलब कि जब एक पेशेंट मरने के करीब होता है, नियर टू डेथ होता है, तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, उसके बॉडी सिस्टम में कौन कौन सी चेंजेस आती है, वो कौन कौन से साइन शो करता है। जैसे कि फेशियल अपीयरेंस, चेंज इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, जीयू सिस्टम, स्किन एंड मस्कुलो सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सब में कौन कौन सी क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो पहला क्या है, फेशियल अपीयरेंस। तो इसमें क्या है कि जो फेशियल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जो चीक से वो फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड का मतलब हो गया ढीला हो जाता है, फ्ले भी हो जाते हैं। मतलब कि जब पेशेंट सांसें लेता है, जो चीक से वो इन एंड आउट हो जाते हैं, इन एंड आउट मूव करते हैं। जैसे कि जो डाइंग पेशेंट है उनमें ब्रेथलेसनेस हो जाती हैं, तो वो सांसें मुंह से भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो चीक से वो इन एंड आउट मूव करते हैं। और जो फेशियल स्ट्रक्चर्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। सो जो भी डेंचर्स लगे हुए होते हैं वो हम फिर से नहीं लगा सकते हैं। डेंचर्स का मतलब हो गया आर्टिफिशियल टीथ। और उसके बाद क्या है, रिंकल्स हो जाते हैं, रिंकल जैसे पड़ जाते हैं जब फेशियल मसल जो है कमज़ोर हो जाती हैं, जो चीक्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो दिखाई देने लगते हैं। पेल एंड संकन आइज, उसका येलो कलर हो जाता है। और जो आंखें हैं वो लाइक कि डूब गई होती हैं अंदर की तरफ। तो ये आ गया फेशियल अपीयरेंस। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग। अब क्या क्या चेंज आती हैं उसकी नज़र में, क्या क्या चेंज आती है सुनने में और बोलने में। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो उसकी नज़र है वो कम होती जाती है। और जो प्यूपिल फेल्स टू रिएक्ट टू लाइट, जो प्यूपिल है वो लाइट को रिएक्ट नहीं करता है। और जो आंखें हैं वो आधी बंद रहती हैं। इवन आईज आर संकन एंड हाफ क्लोज। जो आईज है वो संकन हो जाती हैं और हाफ क्लोज हो जाती, वो आधी क्लोज हो जाती हैं और संकन हो जाती हैं। जैसे कि हमने पहले बोला संकन हो गया, अंदर की तरफ थोड़ा सा डूब जाती हैं। स्पीच बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। और जो डाइंग पेशेंट बात करता है वो समझ ही नहीं आता है, उनको समझना मुश्किल होता है। मतलब कि वो नहीं समझ मतलब कि वो हम नहीं समझ सकते हैं। और उसके बाद जो धीरे धीरे जो हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग भी हो जाता है, वो सुन ही नहीं पाता है। तो ये आ गया चेंज इन साइट एंड स्पीच। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाती है, रेस्पिरेशन बिकम्स इरेगुलर। जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर बन जाती है, रैपिड एंड शैलो ब्रेथ और वेरी स्लो। मतलब कि रेस्पिरेशन का अपना एक रिदम होता है, वो रिदम, उस रिदम में अल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब कि इरेगुलर बन जाती हैं। या तो पेशेंट सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ लेगा, या वो सांसें बहुत ही कम, मतलब कि वो बहुत ही स्लो सांसें लेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाती हैं, रैपिड हो जाती हैं, शैलो ब्रेथ और वेरी स्लो। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि जो टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन, उनमें अल्ट्रेशन हो जाती हैं। जो रेडियल पल्स है वो ग्रेजुअली फेल हो जाता है। जो रेडियल पल्स हम कहाँ पे मेजर करते हैं, रिस्ट पे, तो वो रेडियल पल्स ग्रेजुअली फेल हो जाता है। वंस इट स्टॉप्स द एपिकल पल्स में
कंटिन्यू फॉर सम टाइम। अब जब रेडियल पल्स ग्रेजुअली फेल हो जाता है, एपिकल पल्स जो है मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम मतलब कि थोड़ी देर के लिए जो एपिकल पल्स है वो कंटिन्यू रह जाता है। एपिकल पल्स जो है वो हम मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से। कहाँ पे? एट द एपेक्स ऑफ हार्ट। और जब पेशेंट की सांसें रुक जाती हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद फॉर सम टाइम पल्सेशन देखी जाती है। तो ये आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट है जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें क्या है, हिकअप्स, नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर सीन। मतलब कि डाइंग पेशेंट्स को हिकअप्स हो जाते हैं, नाजिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। जो नाजिया का मतलब है जैसे कि फीलिंग टू वोमिट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब है जो पेट है वो डिस्टेंड हो जाता है। डिस्टेंड का मतलब हो गया जैसे कि बढ़ जाता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंड होना। और वोमिटिंग, तो ये जीआई सिस्टम में क्या क्या हिकअप्स हो जाते हैं, नाजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर सीन। नेक्स्ट है डेथ रेटल। तो डेथ रेटल में क्या है, जो एक पेशेंट है, डाइंग पेशेंट है, उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, जो सिक्रीशंस है वो रिटेन हो जाते हैं। मतलब कि जो सिक्रीशंस हैं वो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंसी हुई होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो कफ भी नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से एक साउंड सुनाई देती है जिसको रैटलिंग साउंड बोलते हैं। तो रैटलिंग साउंड क्या हो गया, रैटलिंग साउंड हो गया जब एक पेशेंट की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रीशंस फंसी हुई होती है, फंस जाती है, तो वहां पे एक साउंड निकलती है, उसको बोलते हैं हम रैटलिंग साउंड। तो ये हो गया डेथ रेटल। नेक्स्ट है जीयू सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। यूरिन रिटेन हो जाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। मतलब कि पेशेंट जो है वो यूरिन पास नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फूल जाता है, डिस्टेंट हो जाता है। कहीं में देखा जाता है कि इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल ड्यू टू लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल। मतलब कि जो यूरिन और स्टूल है वो अपने आप वो खुद ही पास होता है ड्यू टू लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल। स्फिंक्टर मसल जो होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स क्या है कि वो कंट्रैक्ट और क्लोज होती हैं बॉडीली पैसेज और ओपनिंग को, मतलब कि वो कंट्रैक्ट और क्लोज करती हैं बॉडीली पैसेज और ओपनिंग को। जब ये स्फिंक्टर कंट्रोल क्लोज ही नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, यूरिन एंड स्टूल इनकंटिनेंस हो जाती है। मतलब कि जो यूरिन है वो और स्टूल है वो खुद ही पास हो जाता है। तो ये आ गया जीयू सिस्टम में कौन कौन सी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्किन एंड मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो स्किन है उसका येलो कलर हो जाता है और ठंडी पड़ जाती है, एंड स्वेट्स अलॉट। जो एक डाइंग पेशेंट की स्किन है वो पेल हो जाती है, कूल हो जाती है, एंड स्वेट्स अलॉट। ईयर्स एंड नोज आर कोल्ड टू टच। मतलब कि जब हम उसके कानों को या नोज को हाथ लगाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी। जो स्किन है वो पीली हो जाती है, मोटल हो जाती है। किसकी वजह से, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है वो जम जाता है, उसकी कोगुलेशन हो जाती है। वो किस वजह से होता है, सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से। जब हार्ट है जब हार्ट जो है वो
काम नहीं करता है, जब सर्कुलेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो ब्लड है वो रिटेन हो जाता है, वो वेसल्स में ही रह जाता है, वो कोगुलेट हो जाता है वेसल्स में, जिसकी वजह से क्या है, जो स्किन है वो पेल हो जाती हैं और मोटल हो जाती हैं। मोटल का मतलब हो गया क्या है कि पर्पल और रेडिश कलर आ जाता है, पर्पल और रेडिश पेचेस पड़ जाते हैं स्किन में, उसको बोलता है मोटल। तो ये आ गया स्किन एंड मस्कुलर सिस्टम। स्किन एंड मस्कुलर सिस्टम में क्या चीज़ आती हैं, जैसे कि स्किन जो है पेल पेल हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं, उसमें स्वेट्स हो जाते हैं, जब हम उसके कान और नाक को टच करते हैं वो कोल्ड होते हैं, स्किन पेल हो जाती हैं, मोटल हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से, जब सर्कुलेटरी फेलियर हो जाते हैं उसकी वजह से क्या है कि जो ब्लड है वो कंजेस्ट होता है, कोगुलेट होता है ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से स्किन पेल हो जाती है और मोटल हो जाती हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एंड पेन आर ग्रेजुअली लॉस्ट। तो सीएनएस में क्या है, जो रिफ्लेक्सेस है वो लॉस्ट हो जाते हैं, पेन भी ग्रेजुअली लॉस्ट हो जाती हैं। पेशेंट में फील रेस्टलेस, जो पेशेंट है वो रेस्टलेस फील करता है ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। जो रिफ्लेक्स हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं ग्रेजुअली, पेशेंट में रेस्टलेसनेस आ जाती है, और जो पेशेंट की बॉडी है, डाइंग पेशेंट की बॉडी है वो कूल हो जाती हैं, वो ठंडी पड़ जाती हैं। तो ये आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चेंज आती हैं। अब हमने जो डिस्कस किया साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ, नेक्स्ट वी विल सी केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। तो इसमें क्या है कि पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट। द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए डाइंग पर्सन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। पहला है रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन। अब जो पेशेंट मरने वाला है, नियर टू डेथ है, उसकी हम केयर कैसे करेंगे, केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट, उसकी हम केयर कैसे करेंगे? पहला जो है, अब जो पेशेंट है उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है, तो मोस्टली हमने क्या करना है, हमने उनके घर वालों को समझाना है कि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस ना कर सकें। और ये आ गया रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस। हम उसको लोनलीनेस से रिलीफ कैसे करेंगे, हमने उनके घर वालों को समझाना है कि आप जो डाइंग पेशेंट है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, ताकि उसको जो लोनलीनेस है वो रिलीफ हो सकती है। उसके बाद है फियर। तो फियर में हमने क्या करना है, हमने जो डर है, जो उसको डर रहता है, उसको हमने दूर करना है, उसको हमने समझाना है कि कोई नहीं, हर इंसान को मरना है, किसी न किसी दिन हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना है। तो उसका जो है डर वो हमने दूर करना है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो डाइंग पेशेंट है वो सैड रहता है, वो आइसोलेट करता है खुद को, वो अलोन रहता है। तो हमने क्या करना है, हमने डाइंग पेशेंट के साथ बैठना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको मतलब कि हमने खुद खाना खिलाना है, उसके साथ बातें करनी है, ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन। तो नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। तो हमने डाइंग पेशेंट को सिक्योर फील करवाना है, मतलब कि उसको बोलना है कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, हम समझ सकते हैं ये सब चीज़ें जो आपके साथ गुजर रही हैं, हम ये सारा कुछ समझ सकते हैं। मतलब कि हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को सिक्योर फील कराना है, हमने उसको समझाना है कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया है उसको हमने मेंटेन करना है। और लास्ट है और डिग्निटी मेंटेन करनी है, मतलब कि
हमने रेस्पेक्टफुली पेशेंट से बात करनी है, हमने उससे जोक्स नहीं मारने हैं। अगर वो सुन भी नहीं सकता है, मतलब कि अगर वो सुन भी नहीं पाता है कि फिर भी हमने उससे जोक्स नहीं मारने हैं। हमने जो आंसर है वो ऑनेस्टली बोलना है। अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हमसे कुछ सवाल पूछेगा, हमने क्या करना है, हमने ऑनेस्टली जवाब देना है, ताकि जो पेशेंट है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। तो ये आ गया मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। तो लास्ट से मेंटेनेंस ऑफ होप। हमने पेशेंट की जो उम्मीदें हैं वो जगा के रखनी है। जैसे कि जो पेशेंट बोलेगा मुझे अभी मरना है, तो हमने समझाना है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, आप मतलब कि सारा कुछ ठीक होगा। तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। हमने क्या करना है, हमने उसकी जो उम्मीदें हैं वो जगा के रखनी है। That dying person may be shifted to private room, or privacy is maintained by putting the screen so that other patients may not be disturbed by the unpleasant sight, the cries and other disturbances. जो मरने वाला पेशेंट होता है उसको हमने प्राइवेट रूम में रखना है, मतलब कि हमने प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ताकि जो दूसरे पेशेंट्स है वो डिस्टर्ब ना हो सके। क्योंकि जो ये सीन होता है, मरने वाला सीन होता है, तो इसमें क्या है, जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो ये नहीं देख पाते हैं, वो ये नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब है, अगर दूसरे पेशेंट्स हैं, उनको लगता है कि अगर दूसरा पेशेंट जो है वो मर रहा है, जो उधर पेशेंट्स हैं उनको ये लगता है कि मैं भी अभी मर जाऊं, तो हमने क्या करना है, वो बोलता है कि इससे अच्छा है कि मैं खुद को ही मार दूं। तो हमने क्या करना है, ऐसे साइट से जो मरने वाले पेशेंट्स हैं उनको दूर रखना चाहिए। तो ये आ गया केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। तो नेक्स्ट है हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, अब जो बीमारी की वजह से सिम्टम्स होते हैं, हालांकि मतलब हमें जो पता है, जो ये डिजीज़ है, जो ये बीमारी है, ये अब ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो ये डिजीज़ है अब ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक हो गई हैं। अब इस डिजीज़ की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। मतलब कि अब जो सिम्टम्स शो करता है डिजीज की वजह से, जो सिम्टम्स शो होते हैं उनको ठीक करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो वो हो गया सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग के साथ रिलेट हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। द डाइंग पर्सन हु इज रेस्टलेस, apprehensive and shortness of breath may be given oxygen inhalation to remove his discomfort। अब जो डाइंग पर्सन है, जो रेस्टलेस है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जो सांस नहीं ले पा रहा है, उनको हमने क्या करना है, उनको हम ऑक्सीजन इनहेलेशन करेंगे, ताकि जो उसकी रेस्टलेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो खत्म हो जाए। और नेक्स्ट क्या है, एलिवेशन ऑफ द पेशेंट्स हेड एंड शोल्डर्स में मेक ब्रीदिंग ईजियर। तो हमने क्या करना है, हम जो उसका हेड है, शोल्डर्स है, एलिवेट करेंगे, ताकि उसकी वजह से क्या है, जो डाइंग पेशेंट है वो उसको सांस लेने में आसानी हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा, कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कीप क्राउड अवे। हमने, और जो रूम है वो हमने वेल वेंटिलेटेड रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, और जो क्राउड है वो हमने दूर रखना है। और हमने जो है पीरियोडिक सक्शनिंग इज नेसेसरी, सॉरी, और जो पीरियोडिक सक्शनिंग हमने एक डाइंग पेशेंट को पीरियोडिक
सक्शनिंग करनी है। तो उसकी वजह से क्या है, जब हम सिक्रीशंस रिमूव करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, तो एक डाइंग पेशेंट को आसानी हो सकती है सांस लेने में, वो इजीली सांस ले सकता है। तो ये आ गया प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग आर कॉमनली सीन इन डाइंग पेशेंट्स। हम डाइंग पेशेंट्स में एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, नाजिया का मतलब होता है फीलिंग टू वोमिट, एंड वोमिटिंग जो है ये कॉमनली होते हैं एक डाइंग पर्सन में, एक डाइंग पेशेंट्स में कॉमन हो जाते हैं। दे आर अनएबल टू टेक एनी फॉर्म ऑफ फूड। ये जो डाइंग पेशेंट हैं ये कोई भी फूड नहीं ले सकते हैं, अगर फिर भी ले सकते हैं दे आर अनएबल टू रिटेन द फूड, वो इस फूड को रिटेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पेशेंट इज अनएबल टू swallow even sips of water poured in the mouth, most of them may require IV fluids। जो डाइंग पेशेंट है वो सिप्स ऑफ वाटर मतलब कि जो थोड़ा मतलब कि जो थोड़ा सा पानी हम उसके मुंह में डालते हैं वो भी नहीं स्वालो कर सकते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम आईवी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इफ दे कैन रिटेन द ऑरल फ्लूइड्स, अगर वो ऑरल फ्लूइड्स ले रहे हैं, अगर वो ऑरल फ्लूइड्स मतलब कि अगर हम उनको ऑरल फ्लूइड्स दे रहे हैं, वो ऑरल फ्लूइड्स ले रहे हैं, तो उसको हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी हमने चम्मच से देना है, हमने चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी देना है उनको, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है वो मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट ऑरल हाइजीन मतलब कि उसका जो मतलब कि हमने क्या करना है, हमने उसको माउथ वॉश करना है। और अप्लाई एम्यूलेंट्स टू द ड्राई लिप्स। उसके बाद हमने क्या करना, उसके जो ड्राई लिप्स हैं उन पे हमने इमोलियंट्स लगाने हैं ताकि उसके लिप्स मॉइस्ट रहें। द डेंचर्स आर रिमूव्ड एंड केप्ट सेफली। जो भी डेंचर्स लगे हुए होते हैं उनको हमने रिमूव करना है एंड केप्ट सेफली, और हमने उनको साफ सेफली प्लेस करना है। नेक्स्ट आ गया प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन। Constipation, retention of urine, and incontinence of urine and stool are some of the problems faced by patient। जो कॉन्स्टिपेशन है, रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक डाइंग पेशेंट। तो हम यूरिन रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन में क्या करते हैं, हम कैथराइजेशन करते हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमने स्किन एंड पेरिनियल केयर देनी है टू कीप द पेशेंट, ताकि हम पेशेंट को क्लीन रख सकते हैं, एंड टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, और हम प्रिवेंट करेंगे स्किन ब्रेकडाउन को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। तो इमोबिलिटी का मतलब हो गया जो डाइंग पेशेंट्स हैं वो हिल भी नहीं पाते हैं और चल भी नहीं सकते हैं, जैसे कि हो गए बेड रिडन पेशेंट। अगर वो एक ही पोजीशन में अगर मतलब कि जो डाइंग पेशेंट है एक ही पोजीशन में रहेंगे तो उसे उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनमें क्या हो सकता है, उनमें अल्सरेशन हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करनी है, हमने फ्रीक्वेंट जो है स्किन केयर करवाना है, और हमने जो है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स। अब ये है कि ये हमें जो है पहले से ही पता है कि पेशेंट की जो साइट है वो लॉस हो जाती है, वो पहले ही लॉस हो जाती है। तो कुछ केयर मतलब कि कुछ केयर देने से पहले हमने क्या करना है, हमने एक पेशेंट को टच करना चाहिए, ताकि
हम उसको अवेयर कर सके कि हम उसके साथ क्या करने वाले, मतलब कि हमने उनके हम मतलब कि हम पेशेंट को कौन सा केयर देने वाले हैं। उसकी जो हियरिंग है वो भी लॉस हो गई है, मतलब कि वो सुन भी नहीं पाता है। तो आपने क्या करना है, आपने वही बात बोलनी है जो अप्रोप्रिएट हो। हमने जो है हमने वो बात करनी है जो सही हो। अननेसेसरली बातें हमने डाइंग पेशेंट के साथ नहीं करनी है। और जो है हमने विस्परिंग नहीं करनी है, या हमने जिसकी वजह से, ताकि जो अदर पेशेंट्स है या पेशेंट डाइंग पेशेंट है वो डिस्टर्ब हो सके। तो हमने विस्परिंग नहीं करनी है, हमने पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। और हमने जो है दूर होके बात करनी है, ताकि जो पेशेंट है वो इजीली समझ सके। अ, मतलब कि हमने क्या करना है, हमने दूर होके पेशेंट से बात करनी है, ताकि जो पेशेंट है वो जो है वो इजीली बात को समझ सकें। मतलब कि ये मेरे साथ ये मुझे क्या बोल रहे हैं, या इनको मेरे साथ कौन सा प्रोसीजर क्या केयर करनी है। सिंस द आइज आर ओपनड, अब जब आंखें खुली हैं, प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम कॉर्नियल अल्सरेशन विद प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट। हमने जो आइज हैं हमने इनको प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट से, टू प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सरेशन। अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगाने हैं इनको। तो ये आ गया प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रेस्ट एंड स्लीप। Patients may distressing symptoms in these patients should not be disturbed while sleeping. The visitors should be instructed not to disturb the patient during his resting and maintain calm and quiet environment. तो हमने क्या करना है, जब पेशेंट सो रहा हो हमने पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमने जो विजिटर्स होंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, हमने उनको इंस्ट्रक्ट करना है, हमने उनको बोलना है कि पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब कि आपने पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। और हमने मेंटेन करना है काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, ताकि जो डाइंग पेशेंट है वो डिस्टर्ब ना हो सकें। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्लीनलीनेस एंड ग्रूमिंग। तो हमने क्या करना है, हमने एक डाइंग पेशेंट को क्लीन रखना है अनटिल द एंड। अपीयरेंस आर इम्पोर्टेंट अनटिल द एंड। हमने क्या करना है, हमने उसकी स्किन को क्लीन करना है, क्लीन रखना है। हमने उसको हेयर माउथ को क्लीन रखना है, क्लीन करना है। एंड क्लोथ्स हैज़ टू बी मेंटेन। और हमने उसके जो क्लोथ्स हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने हैं, और हमने उसके जो कपड़े हैं मेंटेन रखने हैं। तो ये आ गया हमारा केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। तो हमने क्या इसमें पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ डाइंग, डाइंग क्या होता है, उसके बाद हमने स्टेज ऑफ डाइंग पढ़े इसमें, मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग पेशेंट, साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट। ओके, थैंक यू।